Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our second episode of class 10th Economics, chapter number 2 Sectors of Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहला जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने कुछ बेसिक बातें की, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, एक तरीके से हमने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और मुख्य तौर पर उनको कैसे अलग अलग वर्गों में, समूहों में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें पता की। आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम दो टॉपिक लेंगे। पहला कि ये कैसे सभी जो सेक्टर हैं हमारे इकोनॉमी के वो एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, और दूसरा हम जीडीपी को समझेंगे। तो जीडीपी है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला इस सेशन का। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीनों क्षेत्र प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर में। तो ये क्या है? प्राथमिक गतिविधियाँ जैसे कृषि, खनन, वानिकी। जैसे गन्ने का उत्पादन है, लोएस निकालना यानी खनन क्रिया, तो ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। अब प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका रूप बदल दिया जाता है, वो ज़्यादा उपयोगी हो जाती है वस्तु। कैसे? विनिर्माण जब किया जाता है, जैसे मान लीजिए गन्ना है, तो ये कैसा प्रोडक्ट है? प्राइमरी प्रोडक्ट है। गन्ने से चीनी बना दी, ज़्यादा उपयोगी होगी, उसके उपयोग बढ़ जाएंगे। चीनी को किसी भी तरीके से आप किसी भी कुछ भी बनाते हो उसमें यूज़ कर पाओगे, और वो ज़्यादा महंगा भी हो जाएगा, यानी कीमत बढ़ जाएगी, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे ही लोएस का है, उसके बाद उसकी कीमत, मूल्य, उपयोग बढ़ जाते हैं। अब विनिर्माण या माध्यमिक जो बीच का क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो किसके ऊपर निर्भर है? प्राइमरी सेक्टर के लिए। किस लिए? कच्चा माल, कच्चे माल के लिए निर्भर है ना, क्योंकि वो प्राकृतिक उत्पाद हैं, उनका उपयोग कर रहा है। और ये प्राकृतिक उत्पाद कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से। जैसे गन्ने का उपयोग चीनी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाना है, उसी तरीके से लोएस का जो उपयोग है वो स्टील के बनाने में या फिर गाड़ियाँ बनाने में किया जाएगा, या कपास है उसका उपयोग किया जाएगा कपड़े बनाने में, या जूट का उपयोग किया जाएगा जूट से बने सामान बनाने में। तो ये कहाँ से आया? ये कच्चा माल आया प्राइमरी सेक्टर से। तो सेकेंडरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर के लिए, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। किसके लिए? कच्चे माल के लिए। उसी तरीके से जो सर्विस सेक्टर है, सभी सेवाएं हैं, वो हमें प्राथमिक और सेकेंडरी जो सेक्टर है उनको आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। अब तृतीयक सेक्टर है वो हमें हेल्प करता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर उनकी ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करिए? टर्सरी सेक्टर के ऊपर। जैसे परिवहन की सुविधाएं हैं, क्या संभव हो पाएगा कच्चा माल हमें कारखानों तक पहुंचाना है? कैसे पहुंचाएंगे? परिवहन के बिना नहीं पहुंचा पाएंगे। या तैयार माल है वो बाजार तक, लोगों तक कैसे पहुंचेगा? परिवहन के साधनों के बिना, और ये नहीं पहुंच पाएगा अगर परिवहन के साधन ना हो। तो सर्विस सेक्टर वो हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ में। जैसे उनकी ग्रोथ में शिक्षा, चिकित्सा सेवाएँ, ये भी हेल्प करती है। तो ये टर्सरी सेक्टर, यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर है, उनके विकास में भूमिका निभाता है। तो हो गए ना कोरिलेटेड। अब उसी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ है वो अच्छा उत्पादन तब तक नहीं कर सकती जब तक वो टर्सरी सेक्टर से सहयोग ना प्राप्त करें। सहयोग मतलब जो रिसर्च कार्य होना है, जो मैनेजमेंट होना है, जो ट्रेड होना है, वस्तुओं की मांग है, परिवहन होना है, वो सब कुछ कहाँ होना है? वो सब कुछ तो टर्सरी सेक्टर में होना है। तो इनकी ग्रोथ वो डिपेंड करिए टर्सरी सेक्टर के ऊपर। तो अभी तक हमने दो चीज़ें कर ली है कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है और दोनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है वो भी डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर। जैसे सर्विस सेक्टर एक अच्छा उत्पादन नहीं करता है, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, तो विनिर्माण उद्योग के लिए आवश्यक सेवाएं हैं, तो उसका विकास रुक जाएगा। ऐसे कृषि उत्पादन की सहायता के लिए रेलवे, सड़कों की आवश्यकता होती है। और ये हो गए कोरिलेटेड। कैसे? और प्राइमरी सेक्टर है उसका भी विकास डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी के ऊपर। टर्सरी की बात कर ली, सेकेंडरी के ऊपर कैसे करता है? अब प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए हम कृषि कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? औजार चाहिए ना, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, हमें अच्छी खाद, बीज, पेस्टिसाइड, स्प्रे, ये सब कुछ चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो सेकेंडरी सेक्टर से आएगा।
यानी प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड है, सेकेंडरी है वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है, ये दोनों सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। और सर्विसेज उनकी डिमांड तब बढ़ती है जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो करते हैं। इनकम कहाँ से हो रही है? इनकम होगी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से, मेनली वहाँ से होगी ना। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा रेस्टोरेंट चाहिए हमें, शॉपिंग मॉल ज़्यादा चाहिए, हम सिनेमा हॉल्स जाएंगे। कब जाएंगे? जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बेटर करेंगे। तो सर्विसेज की मांग भी तभी बढ़ती है जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बेटर करते हैं। तो ये कोरिलेटेड है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, ये एक दूसरे से संबंधित है। जैसे ही एक सेक्टर का भला होता है, कुछ बेटर होता है, दूसरा और तीसरा सेक्टर भी अच्छा करता है। ओके, यानी इसमें हमें क्या बताना है? ये बताना है कि ये अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सेक्टर का विकास दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, दूसरे का तीसरे के ऊपर, तीसरे का पहले के ऊपर, आपस में निर्भर करता है। ओके, क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक और नए कंसेप्ट की, हम जानने की कोशिश करते हैं जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये जीडीपी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये जीडीपी। ध्यान से थोड़ा सा देखिए, कोशिश कीजिए समझने की कि जीडीपी क्या है। किसी विशेष वर्ष के दौरान, विशेष वर्ष का मतलब कोई भी एक वर्ष। ओके, विशेष इसलिए कि ये नहीं कि कोई भी, जैसे आपने 2011 लिया, 12 लिया, जो भी वर्ष आप लेना चाहें, तो किसी वर्ष के दौरान सभी तीनों सेक्टर में, तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उत्पादित वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहेंगे। यानी एक वर्ष समय है, उसमें तीनों सेक्टरों में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है और सेवाएं दी गई है, क्योंकि सर्विस सेक्टर सिर्फ सेवाएं दे रहा है, तो उनके मूल्य के योग को हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। यानी प्राइमरी सेक्टर है, मान लीजिए कि वहाँ पर वस्तुएं उत्पादित हुई, उसका 1000 करोड़ रुपए मूल्य हुआ, सपोज करें हम सिर्फ। सेकेंडरी में 1000 करोड़, टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज दी गई 2000 करोड़ की। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, कितने हो गए? 4000 करोड़, वो वहाँ की जीडीपी हो गई। कितने समय की जोड़ी हमने? एक वर्ष की जोड़ी। तो ये जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। जितनी अधिक जीडीपी होती है, इसका मतलब है उस देश की अर्थव्यवस्था अधिक है। यानी जितनी अधिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं दी गई है एक वर्ष में, इसका मतलब वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रो करा है, वहाँ की इकोनॉमी उतनी ही बड़ी है। तो इकोनॉमी को जांचने का, परखने का, एनालिसिस, विश्लेषण करने का एक जो माध्यम होता है वो जीडीपी होता है। जीडीपी से हमें पता चलता है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जीडीपी की हमने बताया कि एक वर्ष, ठीक है, समय लिया हमने, और तीनों क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और मूल्यों की, वस्तुएं, उनके मूल्य और सेवाओं के मूल्य को हमने जोड़ा। लेकिन जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें दो बातों को ध्यान में रखना हमें गणना करते हुए। पहले कि हमें केवल मूल्य की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? मूल्य की। हमें वस्तुओं की गणना नहीं करनी है। ये नहीं करना कि सेकेंडरी सेक्टर ने यहाँ पे 2 लाख सुइयाँ बना दी, ये नहीं कि यहाँ पे 1 करोड़ मास्क बना दिए, या इतनी माचिसें बना दी, इतनी गाड़ियाँ बना दी। ये लिखने का, कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। उनको कन्वर्ट किया जाएगा मूल्य में, रेट में, और उसको लिखा जाना है, उसको जोड़ा जाना है। दूसरा, वस्तुओं के केवल अंतिम मूल्य की गणना करनी है, यानी कि लास्ट जो मूल्य है। अब अंतिम मूल्य क्या है, क्या कहानी है इसकी, इसको जान लेते हैं पहले। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है ना, पहला मूल्य की गणना करनी है, वस्तुओं की नहीं, और दूसरा केवल अंतिम मूल्य की गणना करनी है। अंतिम मूल्य क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। अंतिम मूल्य की गणना कैसे होगी? जैसे तीनों सेक्टर है, उसमें हज़ारों आर्थिक गतिविधियाँ चल रही है, इसलिए हर तरह की गतिविधियाँ उस पर ध्यान लेना असंभव है। हम केवल अंतिम मूल्य और उसकी सेवाओं की जांच करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया है, जो एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है। एक किसान है जो गेहूं को आटा चक्की पर 8 रुपये पर केजी बेच देता है। ठीक है, कहाँ बेचा? आटा चक्की के ऊपर 8 रुपये पर केजी। अब चक्की ने गेहूं को पीसा, ठीक है, और उसको जो आटा तैयार हुआ उसको बेच दिया एक बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, 10 रुपये किलो के हिसाब से। ओके, उसके बाद आगे क्या हुआ कि आगे जो बिस्किट कंपनी है
उसने आटा और है उसके साथ साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ें और मिलाई और बिस्किट के 4 पैकेट तैयार कर दिए। किससे? 1 किलो आटे की एवरेज लगा रहे हैं। और उसने मार्केट में बेच दिया 60 रुपये के हिसाब से पैकेट, 60 रुपये के चारों पैकेट, यानी कि पर पैकेट 15 रुपीज़। यानी 8 रुपये किसान ने बेचा, 10 रुपये आटा चक्की है उसने बेचा और इन्होंने 60 का बेच दिया क्योंकि काफ़ी कुछ मिलाया। अब इसमें से अंतिम वस्तु कौन सी है? अंतिम वस्तु है बिस्किट, क्योंकि ये हमारे तक पहुंच रहा है, उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है और हमें अंतिम वस्तु का मूल्य है उसी की गणना करनी है। किसकी? बिस्कुट की। अगर मान लीजिए कि हम आटे का रेट अलग लगा लें, गेहूं का अलग लगाएं, बिस्किट का अलग लगाएं, तो एक वस्तु 3 बार काउंट हो जाएगी, क्योंकि जब बिस्किट तैयार हुआ तो उसने आटे का भी रेट लगाया, उसमें गेहूं का भी लगा हुआ ना, क्योंकि उसने 10 रुपये लगाए तो उसमें 10 रुपये के हिसाब से बेचा, तो उसने गेहूं का लगाया कि 8 का मैंने गेहूं लिया है, 50 रुपये पिसाई का खर्चा होगा, 50 पैसे, तो उसने 10 का दिया। और यहाँ पे ये उन वस्तुओं का भी मूल्य लगा दिया गया है। तो अगर हम अलग अलग तीनों की गणना करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी और हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना, हमें सिर्फ जो अंतिम वस्तु है उसका मूल्य ही गणना करना होता है जब जीडीपी की गणना करते हैं। अब पिछला जो एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्जामिनेशन था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे करके बता सकते हो कि जैसे गेहूं है, वो किसान आटा चक्की को दे रहा है और उससे फिर बिस्किट तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु आटा है, प्रारंभिक वस्तु है वो गेहूं है, अंतिम वस्तु वो बिस्किट है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जीडीपी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी की गणना करते हुए हमें किन 2 बातों का ध्यान में रखना और ये अंतिम वस्तु की गणना कैसे होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमने 2 टर्म्स के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।